विकॉर के ठीक पीछे डोलोरेस खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़ ली और तभी एक जबरदस्त गोल्डन एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। उस डिवाइन पावर की वजह से विकॉर का शरीर एक सोर्ड मास्टर जैसी ऑरा छोड़ने लगा। डंटेलियन की रगों में डर दौड़ गया। उसने दांत भींचे और बिना कुछ सोचे कई कदम पीछे खिसक गया। डोलोरेस अब भी शांत थी पर उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा थी। डोलोरेस अब अकेली नहीं थी, वो ब्लड हाउंड की भावनाओं को महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने मन में एक दृश्य खींचा। एक नाइट तलवार लिए खड़ा है और एक सेंटेस प्रार्थना कर रही है। उसे याद आया चर्च का पोप कहा करता था, एक सेंटेस तभी जागती है जब वो अपने सच्चे सोलमेट से मिलती है। डोलोरेस ने हाथ और कसकर जोड़े और इस बार पूरी डिवाइन पावर वाइकोर को सौंप दी। सोल रेजोनेंस, एक आशीर्वाद जो जिसे छुआ उसकी ताकत को अस्थायी रूप से असीमित कर देता है। विकोर की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। उसके सामने डेंटालियन था जिसने पैरी को, ऑर्फनेज को, सैकड़ों बच्चों को निगल लिया। विकोर अब किसी भी कीमत पर इस मॉन्स्टर को मिटा देना चाहता था। डोलोरेस अब पूरी तरह शांत थी लेकिन अंदर से वो अपने सोलमेट को ताकत देने के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी। वाइकर ने बेल्जेबब सोर्ड निकाली और उसकी आंखें अब डांटालियन पर टिकी थी। अब वो पहली बार सुप्रीम रेल्म में कदम रख चुका था। डांटालियन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कहा, ये लड़का मास्टर ऑफ द सोर्ड बन गया। उसके पसीने छूटने लगे। ह्यूमंस में ये लेवल सिर्फ चुनिंदा लोग ही छू सकते हैं, वो भी बस रॉयल या महान फैमिलीज के वारिस। विकोर ने मुट्ठी भींच ली और एक बेहद ठंडी, नफरत से भरी नजर के साथ डंटालियन की ओर बढ़ने लगा। डंटालियन को समझ ही नहीं आया कि वो उल्टा क्यों दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी उसका सिर विकोर ने पहले ही काट दिया था। उसे समझ ही नहीं आया ये कब हुआ। विकोर अब एक के बाद एक तेज और लगातार स्लैशेस करने लगा। डंटालियन का शरीर मानो भूसे जैसा कटने लगा। पलकों में ही विकोर ने उसे चीर कर रख दिया। उसका सिर अब टेंटिकल्स के बिना जमीन से टकराया तेज दर्द के साथ और तभी विकोर ने उसका सिर जोर से कुचल दिया। अब वो डीमन अकेला था। सारे सोल्स प्यूरिफाई होकर जा चुके थे। उसके पास अब कोई छुपी हुई शक्ति नहीं थी। विकोर की आंखें अब भी जली हुई थी और डेंटालियन की आंखों में अब डर था। विकोर ने और भी जोर से उसका सिर दबाया। डेंटालियन अब पसीने में भीग चुका था, डर से कांपता हुआ कह रहा था, मैं तो बस डीमन वर्ल्ड का गेट खोलना चाहता था। ये लड़का सब कुछ बिगाड़ देगा, मैं इसे मार दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। विकोर अब आखिरी वार के लिए तैयार हो चुका था लेकिन तभी उसने कुछ देखा जो उसकी आंखों में हैरानी भर गया। डेंटालियन का चेहरा बदलने लगा। अब वहाँ कई आंखें, कई मुंह एक साथ उभरने लगे। तुमने सोचा मेरे पास अब कोई चेहरा नहीं बचा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बचा है। उसका सिर म्यूटेट होने लगा। अब वो मॉन्स्ट्रस साइज ले चुका था। डेंटालियन अब विकोर पर सीधा हमला करने को तैयार था। विकोर ने जैसे ही देखा उसका दिल दहल उठा। वो एक्सप्लोड करने वाला है और अगर एक्सप्लोजन हुआ तो ना सिर्फ वो मरेगा बल्कि ऑर्फनेज के सारे बच्चे, हर कोई राख में बदल जाएगा। विकोर ने तुरंत अपना पैर पीछे खींचा। वहीं दूसरी ओर डोलोरेस की आंखें फट गई। ये औरा तो उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी। वो कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका मिट्टी में मिल सकता था पर विकोर एकदम शांत खड़ा था। उसने सिर घुमाया, डोलोरेस की तरफ देखा और उसकी नजरों में था एक अटूट आत्मविश्वास। डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा और उसके शब्दों में सिर्फ यकीन नहीं था बल्कि वो आग थी जो एक सोर्ड मास्टर की सोल में जलती है। उसे याद आया जब ह्यूगो, उसके पिता, ने आसमान की बादलों तक को काट दिया था और अब विकोर के पास भी वही शक्ति थी। वहीं दूसरी तरफ डेंटालियन ने अपनी मॉन्स्ट्रस फेस उठाई और चीखते हुए कहा, भाइयों मिशन पूरा करो, मानव जाति पर डिस्ट्रक्शन का युग शुरू होने वाला है। उसका चेहरा अब डिफॉर्म हो चुका था। वो पूरी तरह एक्सप्लोड करने ही वाला था लेकिन तभी विकोर ने तलवार उठाई और आकाश की ओर एक स्लैश छोड़ा। ऐसा स्लैश जो हवा में भी चीरा लगा दे। वाइकर की तलवार सिर के पार, छत के पार और आसमान तक जा पहुंची और तभी पूरा ऑर्फनेज हिल गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि बियांका और सिंक्लेयर की नींद उड़ गई। बियांका ने चादर हटाई। ये क्या हुआ? धमाके से एक जोरदार भूकंप जैसा झटका आया। पिकी और टूडोर दोनों डर के मारे उछल पड़े। सांचो अब भी आधी नींद में था पर बाकी सब हैरान थे। दूसरी ओर डोलोरेस अब भी प्रार्थना कर रही थी, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, पूरे दिल से विकोर पर विश्वास। कुछ सेकंड बीते, शांति छा गई और फिर उसने धीरे से आंखें खोली। जो नजारा उसके सामने था उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। ये क्या? वो चुपचाप घुटनों पर गिर गई। उसके सामने विकोर एक घुटने पर बैठा था, हाथ जमीन पर। उसका वार डॉर्मिटोरी की छत को चीरता हुआ जमीन में दरार छोड़ गया था और फिर बादलों को काटता हुआ आसमान तक जा पहुंचा और ऊपर एक सुनहरा आसमान खुल चुका था, सितारों से भरा एक डिवाइन स्काई। सिंक्लेयर ने खिड़की खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान कट गया है, ये पॉसिबल है? वो पूरी तरह शॉक में थी। इंडुला ऑर्फनेज का वो मिडनाइट ब्लास्ट पूरी रॉयल कैपिटल को हिला गया। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, फिर से हमला हो गया। एक और ऑर्फनेज पर एक और टेररिस्ट अटैक और इस बार भी नाइट ब्लड हाउंड को ही जिम्मेदार ठहराया गया। चारों ओर केओस फैल चुका था। विकोर का वार इतना खतरनाक था कि आसपास की कई इमारतें तबाह हो गई। क्राउड जमा होने लगा। बियांका भी वहीं थी, काफी हैरान। उसके पीछे खड़ी सिंक्लेयर ने शांत स्वर में कहा, डरावना है, ऐसी जगह पर हमला जहां हम थे। पिगी ने अपना बैकपैक पहना और अब डर उसे घेरने लगा। इतना सब कुछ एक ही दिन में हो गया। ट्यूडर क्राउड की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में था गुस्सा, मुट्ठी भींची और दिल में थी आग। सांचो धीरे से कहा, कल रात को एक मौका था,
नाइट ब्लड हाउंड को पकड़ने का वो सोच रहा था। अगर वो उस दिन उसे पकड़ लेता तो शायद उसे भी कोई हीरो मानता। तभी उसने कुछ नोटिस किया। ये अजीब है, उसने कहा। एक्सप्लोजन हुआ पर कोई मरा नहीं। पिगी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एकदम गंभीर लहजे में बोला, सांचो जुबान संभाल के बोल। सामने डोलोरेस खड़ी है। डोलोरेस अब धीरे धीरे एक आदमी के साथ वहां से दूर जा रही थी। पिगी ने उसकी तरफ देखा। क्विल्टी, उसने धीरे से कहा। ऑर्फनेज का डायरेक्टर वो भी गायब है और साथ में उसके नाइट एस्कॉर्ट्स भी। सांचो की नजर वहीं टिक गई। वो चुपचाप देखने लगा। कुछ ही दूरी पर डोलोरेस ने रुककर अपनी कोहनी थामी और नीचे जमीन को देखने लगी जैसे वो खो सी गई। उसके बगल में खड़ा आदमी पिएट्रो, उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचना शुरू किया। क्विल्टी दोषी था, उसने सोचा। मुझे तो पहले से शक था लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक डीमन बन चुका है। उसने सिर घुमाया। नाइट ब्लड हाउंड ने समस्या को सुलझाया। भले ही वो एक खतरा है लेकिन उसने उस सड़े हुए हिस्से को काट फेंका जिसे बाकी सब छुपा रहे थे। अब वो दोनों मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे थे जहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। पिएट्रो को शक था क्या पब्लिक इस सच्चाई को मानेगी। तभी डोलोरेस रुकी, कुछ सेकंड सोचती रही और फिर पीठ घुमा ली। माफ करना पिएट्रो, उसने कहा। अब जो होने वाला है उसके लिए पिएट्रो कुछ पल तक चौंक गया। ये क्या करने जा रही है। और तभी डोलोरेस सीधा रिपोर्टर्स की ओर बढ़ने लगी। कुछ कैमरास ऑन हो चुके थे, कुछ पत्रकार रेडी थे हर शब्द लिखने के लिए। कृपया मेरी बात सुनिए, उसने सबको कहा। उसने हाथों को पेट पर रखा और धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी। लोग अब उसे पहचान चुके थे। सेंटेस डोलोरेस, वो कुछ कहने वाली है। डोलोरेस ने अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला और एक नोटबुक निकाली। उसे देखते ही उसे याद आ गया कल रात एक्सप्लोजन से ठीक पहले विकर उसके पास आया था। उसकी आंखों में आग थी पर लहजा शांत। उसने नोटबुक पकड़ा दी और सिर्फ इतना कहा, इसमें वो सारी सच्चाई है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसका क्या करोगे। अब वापस वर्तमान में उसने नोटबुक खोली और सबके सामने ऊंचा करके दिखाने लगी। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, बस आग थी, क्रोध था और सच्चाई। इंडल्जेंस सेल्स, इस चर्च ने पापों को सोने में बेचा है। सेंडर क्विल्टी रूनिन डोलेना, रेसिपिएंट कार्डिनल हम्बर रूनर क्वाटिस। विस्काउंट बिकॉइन ने उन माता पिता को मारा जो अपनी इनहेरिटेंस दान देना चाहते थे। उनकी मौत को एक्सीडेंट दिखाया गया और पापों की क्षमा 1.5 बिलियन गोल्ड कॉइन्स में बेच दी गई। सैंचो, पिगी, ट्यूडर सब सुनते रह गए। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। बैरन लिसो, एक मासूम लड़की को मारकर उसे सीवर में दफना दिया और उसका पाप सिर्फ 200 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में फॉरगिवन। सरफेग अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी, सारा निवेश हड़प लिया और उसका पाप माफ हुआ 800 मिलियन में। सिंक्लेयर और बियांका की नजरें अब बस डोलोरेस पर टिक चुकी थी। रिपोर्टर्स एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। एक ब्राउन हेयर्ड जर्नलिस्ट बोली, ये चर्च है या गोल्ड बैंक। दूसरा पत्रकार चुप था। डेमंस को इंटेलिजेंस बेच दी, अब ये लोग फॉरगिवनेस की भी कीमत लगाने लगे। रिपोर्टर्स के बीच से एक ग्रे हेयर्ड जर्नलिस्ट बोल पड़ा, ये कैसे हो सकता है। कार्डिनल हम्बर्ट और क्विल्टी, इम्पॉसिबल, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर वहीं खड़ी एक महिला ने गुस्से में कहा, सेंटेस खुद कह रही है सामने खड़े होकर। और अब डोलोरेस ने अपनी उंगली से नोटबुक में एक और नाम की ओर इशारा किया, काउंट पेजेल। टैक्स इवेजन, 100 अरब सोने के सिक्के, पर डोनेशन दी सिर्फ 300 मिलियन और सारे पाप माफ। भीड़ में खामोशी छा गई। अब डोलोरेस की आवाज में एक कंपन नहीं, आग थी। अब मैं डर कर नहीं रुकने वाली, न अपने पिता से न इस करप्ट एम्पायर से। मैं अपनी खुद की नजर में गिरना नहीं चाहती। मैं डोलोरेस लून को वदीस ये मानती हूँ कि पाप वो चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है और न बेचा जा सकता है। जो ऐसा करता है वो खुद ईश्वर का अपमान करता है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसके शब्द अब हवा में गूंज रहे थे, सच की तरह, कड़वे लेकिन जरूरी। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खामोश सी जगह जहाँ बच्चे खेला करते थे, विको बैठा था सीमेंट के उस स्लैब पर जहाँ पहले वो और पैरी बैठते थे। उसने अपने हाथ पीछे टिकाए और आसमान की तरफ देखने लगा। धूप एक पेड़ की टहनियों से छन रही थी, उसी पेड़ से जिसके नीचे वो दोनों अक्सर बैठते थे। पैरी की यादें हर किरण में उतर रही थी। विकोर की आंखें शांत थीं। सेंटेस, उसने सोचा। इतनी बार सब कुछ दोहराने के बाद भी उसकी सोच नहीं बदली। आज भी वो उतनी ही सच्ची, उतनी ही निडर। उसने पेड़ की ओर देखा। धूप से ढकी हुई शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। अब एलिट कोर्प में से सिर्फ 8 बचे थे। विकोर की आंखें उदासी से भर आई। हवा चली, पत्ते सरसराए। उसने अपना हाथ वहां रखा जहाँ पैरी बैठा करती थी। फिर वह धीरे से उठा। एक दिन इस रास्ते के अंत में मैं एक ऐसा भविष्य बनाऊंगा जहाँ पैरी जैसी बच्चियां मुस्कुरा सकें, बिना डर के, बिना छिपे हुए। उस पेड़ के नीचे जमीन में एक क्रॉस गड़ा था। उसके चारों तरफ फूल रखे थे। उस पर एक नाम लटका हुआ था, पैरी। वो उसकी कब्र थी। कई घंटे बीत चुके थे। एकेडमी की एक सुनसान ऊंची मंजिल पर प्रोफेसर वेंसी मॉर का रिसर्च ऑफिस था। डोलोरेस तेज कदमों से वहां पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। उसने दोनों हाथ जोर से टेबल पर रखे और प्रोफेसर की आंखों में सीधा देखती हुई बोली, आपने मेरा आर्टिकल क्यों नहीं छापा। मैंने जो लिखा था वो सच्चाई थी। आपने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि नाइट ब्लड हाउंड को आतंकवादी बना दिया। प्रोफेसर वेंसी जो अब तक चुपचाप हाथ बांधे बैठे थे धीरे से उसकी ओर देखने लगे। तुम ये सवाल पूछ रही हो क्योंकि शायद तुम्हें असली सच्चाई नहीं पता। उनकी आवाज काम थी लेकिन नजरें धारदार। तुम्हारा आर्टिकल कुछ लोगों को बहुत ऑफेंसिव लगा और एकेडमी हमेशा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है। डोलोरेस का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से की आग उसकी आंखों में थी लेकिन उसने खुद को रोका। प्रोफेसर ने ड्रॉर खोला, एक पेपर बाहर निकाला और धीरे से उसे उसकी ओर सरका दिया। उस पेपर में हेडलाइन थी, नाइट
ब्लड हाउंड, द शेडो ऑफ टेररिज्म इन क्वो वाडिस फैमिली। डोलोरेस ने ठंडी लेकिन फर्म आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स लिखे थे। प्रोफेसर ने आंखें बंद कर ली, सिर घुमाया और गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता कार्डिनल हम्बर्ट ने इन फैक्ट्स को साफ इनकार किया है और जिन लोगों के नाम इंडल्जेंस लिस्ट में थे उन्होंने भी सब कुछ झूठा बताया है। अब डोलोरेस की आंखों में वो फैमिलियर सैडनेस लौट आई। उसने नीचे देखा और सॉफ्टली बोली, सारा सच उस बुक ऑफ इंडल्जेंसेस में लिखा है। प्रोफेसर ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उस बुक की ओरिजिन ही अनक्लियर है। अब डोलोरेस का दिमाग सवालों से भरने लगा। ये सब आप क्यों कह रहे हैं? क्या आप क्वो वाडिस का साथ दे रहे हैं? क्या कोई आपको दबाव दे रहा है? प्रोफेसर का चेहरा अचानक अलर्ट हो गया। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। अब वो डोलोरेस की आंखों में सीधा देख रहा था। अब तुम्हें झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच ये है कि मुझे आदेश मिला था नाइट ब्लड हाउंड को टेररिस्ट साबित करने के लिए। तुम्हारी वजह से अब डीन भी परेशान है। डोलोरेस की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका हाथ कांपते हुए अपने बाजू पर गया। नर्वसनेस में वो हल्के हल्के अपनी स्किन छू रही थी। डीन, क्या कार्डिनल हम्बर्ट इतना ताकतवर है कि डीन भी झुक जाए? प्रोफेसर ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नाक छुई। अगर सिर्फ कार्डिनल हम्बर्ट होता तो डीन उसकी कभी नहीं सुनता। डोलोरेस का चेहरा शॉक में बदल गया। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने किसी का चेहरा अपने मन में इमेजिन किया, एक शांत बुजुर्ग चेहरा, एक मुस्कान जो पहले कंफर्टिंग लगती थी अब छल की तरह लग रही थी। पोप क्वो वाडिस में कार्डिनल से ऊपर सिर्फ एक ही इंसान है और वो है खुद पोप। उसने अपने सीने पर हाथ रखे और खामोशी से खड़ी रही। बाकी सब करप्ट हो सकते हैं पर वो, क्या वो भी अंधे हो चुके हैं या कार्डिनल उनकी आंख और कान बंद कर चुका है? प्रोफेसर ने एकदम काल्म एक्सप्रेशन के साथ उंगली उठाई और एक बात, तुम्हारा आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में छपने लायक नहीं है। उसे पढ़ते हुए लगा कि तुम नाइट ब्लड हाउंड की साइड ले रही हो। भूल गई वो एक आतंकवादी है। डोलोरेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। नहीं, सच्चाई ये है, नाइट ब्लड हाउंड बुरा नहीं है। बुरा तो क्वो वाडिस फैमिली है और वो डीमन जो उनके बीच छिपा हुआ है। विकोर ने खुद बताया था दुनिया में डीमंस अब भी जिंदा है और वो अकेला उनसे लड़ रहा है। आज प्रोफेसर से बात करने के बाद डोलोरेस को अब समझ आ गया था, विकर नाइट ब्लड हाउंड ये सब कुछ क्यों कर रहा था। वो अकेले लड़ रहा था क्योंकि बाकी दुनिया सोई हुई थी। उसने प्रोफेसर को आखिरी बार देखा, फिर दरवाजे की ओर मुड़ी। प्रोफेसर ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, डोलोरेस, और गहराई में मत जाना। उसने दरवाजा खोला, पलट कर देखा भी नहीं और धीरे से कहा, ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में एक और वादा छिपा था, अब वो वाइकर को अकेला नहीं छोड़ने वाली। उसी समय एकेडमी के एक हॉल में ट्यूडर अपनी थकी हुई बाहें स्ट्रेच कर रहा था। उसने आंखें बंद की और एग्जॉस्शन से कांपते हुए बोला, काफी दिन बाद क्लास में गया था, अब समझ आया क्यों लोग वॉलंटियर करना पसंद करते हैं। बगल में सांचो चल रहा था। वो ट्यूडर को घूरते हुए सोच रहा था, ये बंदा कितना अजीब है। आगे आगे चल रहा था पिगी, चेहरे पर हमेशा की तरह चीयरफुल एक्सप्रेशन। पिगी ने मुड़कर विकोर की तरफ देखा और बोला, नेक्स्ट टाइम साथ चलेंगे, प्रॉमिस। विकोर बस चुपचाप चलता रहा, ना कोई जवाब ना कोई नजर मिलाना। ट्यूडर ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखा, आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, चलेगा साथ? विकोर ने उसकी आंखों में देखना तक जरूरी नहीं समझा। आवाज में एक खोया हुआ ठंडापन था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। ट्यूडर का चेहरा बदल गया, एक अजीब सा डर और उलझन। पिगी ने अपने चेहरे की ओर उंगली से इशारा किया, तो फिर मैं चलूं साथ? सांचो का ध्यान अब पिगी की तरफ गया। ट्यूडर ने झट से पिगी का मुंह दबा दिया। अकेलापन जरूरी होता है ना पिगी? पिगी बेचारा समझ ही नहीं पाया विकोर को क्या हुआ था। विकोर ने काम और लॉस्ट एक्सप्रेशन में बस इतना कहा, थैंक यू। कुछ समय बाद विकोर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, चुपचाप टेबल के सामने बैठ गया, अपने हाथों से बैकपैक खोला। उस दिन के बाद पहली बार मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। उसने बैकपैक के अंदर देखा, जो सोर्ड मास्टर की पावर उसे सेंटेस की ब्लेसिंग से मिली थी वो अब फेडेड हो चुकी थी। अब वो फिर से एक सुप्रीम ग्रेजुएट बन चुका था, लेकिन वो अनुभव, वो एक ग्लिम्स प्राइसलेस था। बैकपैक से चीजें निकालते हुए उसका हाथ उन 4 लेदरी सैक्स तक पहुंचा। डेंटलियन के गार्ड्स की मास्क, चारों सैक्स को मिलाते ही वो एक बड़ा भारी मास्क बनता था, एक कुत्ते के चेहरे जैसा डॉग फेस्ड ह्यूमन मास्क, रेलिक बॉर्न फ्रॉम द डार्क सोल। विकोर को याद आया, रिग्रेशन से पहले उसने एक किताब में इस मास्क का जिक्र पढ़ा था। जितने ज्यादा अपने ही लोगों को ये मास्क मारता है उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और इसकी रिकवरी पावर मानव सीमा के पार। वो मास्क उठाकर उसे गौर से देखने लगा। साइड इफेक्ट्स तो होंगे लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। बिना एक सेकंड गंवाए उसने वो मास्क पहन लिया। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्लड लस्ट चमकी। वो शांत विकोर गायब हो चुका था। उसकी रेजिस्टेंस, उसकी ऑरा जो डेंटालियन की फाइट में खत्म हो गई थी, सब वापस लौट आई थी, स्वॉम्प सलामेंडर्स की तरह लिम्ब रिजनरेशन है। ये मास्क तो फटीग और स्टैमिना तक बहाल कर रहा था। विकोर की आंखें खुली और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अंधेरी अजीब सी जगह में है। वो अलर्ट हो गया, उसकी निगाहें एक कोने पर टिकी थी। कुछ तो गड़बड़ है, उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। सामने रखी टेबल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। फिर उसकी नजर अपने बैग पर गई। मेरी नजरें इतनी नीचे क्यों हैं और ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लग रही है? और तभी सच्चाई सामने आई। विकोर अब इंसान नहीं था, वो अब एक छोटा प्यारा कुत्ता बन चुका था। उसके कपड़े अब बड़े हो चुके थे, आंखों में कंफ्यूजन और पैनिक। ये मास्क के साइड इफेक्ट है। वो कुर्सी से कूद पड़ा और पैनिक में चारों तरफ दौड़ने लगा। अगर मेरा शरीर वापस ना आया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी।
होगी। उसने तुरंत कोशिश शुरू कर दी मास्क को उतारने के लिए। थोड़ी देर बाद उसकी कोशिश काम करने लगी। मास्क धीरे धीरे उसकी स्किन से अलग होने लगा। वो जमीन की ओर देखता रहा, कंफ्यूज्ड और हैरान। कुछ सेकंड में मास्क पूरी तरह उतर गया। विकॉर फिर से अपने असली रूप में लौट आया। उसने अपनी हथेली की ओर देखा। तो अगर मैं खुद हटाना चाहूँ मास्क उतर सकता है। ये कोई कर्स नहीं था, बल्कि एक सब एबिलिटी थी। मास्क जमीन पर गिरा था और विकॉर की निगाहें उस पर जमी थी। अगर मैं इस मास्क से कभी भी एक जानवर में बदल सकता हूँ तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। एकेडमी में जानवरों को रखने पर कोई बैन नहीं था। इसका मतलब मैं यहाँ इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी विकॉर ने एक अजीब एनर्जी महसूस की। उसकी नजर टेबल पर खुले बैकपैक की ओर गई। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्यूरियस होकर उसने बैकपैक के अंदर हाथ डाला और बाहर निकाला एक अंडा जो हिल रहा था। उसने उसे ध्यान से देखा। ये मैडम का अंडा है। उसने सीने पर हाथ रखा। उसे याद आया जब पैरी खेलते खेलते इस अंडे को पानी में गिरा बैठा था। मैडम 8 पैरों वाली वो हाई लेवल मॉन्स्टर जिससे लड़ते हुए मेरी जान कई बार जाते जाते बची थी। हेल के एंशिएंट डीमंस तक जिससे डरते थे, उसका बच्चा अब जन्म लेने वाला था। अब इसकी गहराइयों में ऐसे मॉन्स्टर्स को एक परमानेंट जगह मिलती थी और अब उसी नस्ल का एक बच्चा विकर के सामने जन्म लेने जा रहा था। कुछ सेकंड बाद अंडा फूट गया और बाहर आई एक छोटी प्यारी सी मकड़ी, कॉटन बॉल जैसी सॉफ्ट दिखने वाली, बिल्कुल अपनी माँ के उलट। उसकी आंखें मासूम थी। वो वाइकर को देख रही थी। विकर स्तब्ध था। ये मैडम की संतान है। अचानक वो मकड़ी रोने लगी। वाइकर चौंका। ये रो रही है। लेकिन तभी उसे याद आया जब अंडा डीप फॉरेस्ट में था तो वहाँ वुल्व्स रहते थे। उसने उनसे रोना सीख लिया होगा। मकड़ी की आंखों में सैडनेस थी। वो कमजोर हो रही थी। विकर तुरंत समझ गया ये भूखी है। उसने बैकपैक में से कुछ मांस निकाला, उसे छोटे टुकड़ों में काट कर टेबल पर रख दिया। मकड़ी उछल कर टेबल पर चढ़ी, अपना छोटा सा शरीर हिलाने लगी। विकोर उसे गौर से देखने लगा। क्या ये मांस नहीं खा रही? वो फिर से विकोर के हाथ पर चढ़ गई और भूख से चक्कर खाने लगी। विकोर ने शांत होकर फैसला लिया, इस एस रैंक मॉन्स्टर को मैं खुद पालूंगा, लेकिन अभी इसे सही खाना देना जरूरी है। उसने मकड़ी को कपड़ों में छिपाया, कमरे से निकला और हॉलवे में चलने लगा। लेकिन तभी एक कोने से आती एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। हे, एक कॉमनर को एकेडमी के वाटर्स गंदे करने की इजाजत किसने दी? विकोर हॉलवे की दीवार के पीछे छुपा खड़ा था। उसने धीरे से झांक कर देखा। सामने कुछ लड़के खड़े थे। उनकी प्रेजेंस में एक अजीब सी दबाव था और उनके सामने खड़ा था बेचारा पिगी। एक लड़का पोनीटेल वाला पिगी का कंधा पकड़कर मुस्कुरा रहा था। पिगी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज थी। और दूसरी तरफ एक और लड़का बैंगनी बालों वाला चुपचाप उसे घूर रहा था। वो था ग्रेनोला डे लेवियाथान, लेवियाथान ऑफ द फायर कोर्ट से एम्पायर की 7 सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक जहरीला, घमंडी और खतरनाक लड़का। वाइकर ने सुन रखा था वो फायर कोर्ट का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है और सबसे ज्यादा एरोगेंट इंसान भी। पिगी ने धीरे से अपना गला छुआ और जबरन हंसी लाकर पीछे मुड़ गया। माफ कीजिए, मैं बस वॉशरूम गया था, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी ग्रेनोला और उसका दोस्त सामने आ गए। पिगी की चाल रुक गई। पोनी टेल्ड लड़के ने ग्रेनोला को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और एरोगेंस से बोला, तू जा कहाँ रहा है? कॉमनर। ग्रेनोला पिगी की ओर बढ़ा और उसे घूरने लगा जैसे कोई कीड़ा देख रहा। तू जैसा मामूली इंसान भी सोचता है कि तुझ में कुछ खास है। तुझ जैसे लोगों के साथ इस एकेडमी में होना हमारे लिए एक इंसल्ट है। पिगी की नजरें जमीन पर झुक गई। ग्रेनोला की आंखों में घृणा थी। तेरी मौजूदगी इस जगह के लिए इंसल्ट है। तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? तेरे जैसे दोस्त कैसे होंगे सोचकर ही घिना आती है। और यही पिगी की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने ग्रेनोला की कॉलर पकड़ ली और आंखें सीधी उसकी आंखों में डाल दी। मेरे बारे में जो कहना है क्या? लेकिन मेरे दोस्तों का अपमान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ग्रेनोला हैरान था। एक कॉमनर ने उसे छूने की हिम्मत की थी। उसके चेहरे की नसें उभर आई। तू सोचता है ये सब करके बच जाएगा? उसने पिगी को जोर से पीछे धक्का दिया, फिर अपने दोस्त को देखा और बोला, इसको कुचल डालो। पिगी ने आंखें बंद कर ली, तैयार था उस दर्दनाक वार के लिए। लेकिन कुछ सेकंड बीते और वार नहीं आया। पिगी ने धीरे धीरे आंखें खोली। ट्यूडर वहां खड़ा था। उसने ग्रेनोला के दोस्त का वार ब्लॉक कर दिया था। पिगी को देखकर वो बोला, तू ठीक है ना? और तभी ग्रेनोला के दूसरे दोस्त के सिर पर किसी ने हाथ रखा। वो डर से कांप गया। वो था सांचो। उसकी आंखों में रेज था। अगर तुम ताकत आजमाना चाहते हो तो गलत इंसान चुन लिया है। ग्रेनोला का दोस्त दर्द में चिल्ला उठा। पिगी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ट्यूडर और सांचो उसके लिए लड़ रहे थे। पिगी नीचे गिर पड़ा और तभी विकोर उसके पीछे आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। पिगी उसकी ओर पलटा। विकोर, तुम भी? वो बोल नहीं पाया। आश्चर्य में बस देखता रह गया। ट्यूडर, सांचो और विकोर तीनों अब पिगी के साथ खड़े थे। ग्रेनोला की आंखें गुस्से से जल उठी। ट्यूडोर को अब समझ आया कि पिगी इतनी देर क्यों लगा रहा था। सांचो ने ग्रेनोला को घूरा। पिगी अंदर से चौंक रहा था। ये लोग सच में मेरे दोस्त हैं। ट्यूडर की आंखें गुस्से से लाल थी। ग्रेनोला, तूने मेरे दोस्त को छुआ? सांचो ने अपनी उंगलियां चटकाई। उसकी आंखों में गहराई थी। वो लड़ाई के लिए तैयार था। और दूसरी तरफ विकोर बिल्कुल शांत, बिना किसी भावना के लेकिन खतरनाक रूप में। ट्यूडर की मुट्ठियां भींची हुई थी। वो जमीन की तरफ देख रहा था, खामोश लेकिन अंदर से जलता हुआ। सांचो चुपचाप खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस किए हुए। पिगी और विकोर भी शांत थे लेकिन इस खामोशी
खामोशी में भी एक अजीब सा डर तैर रहा था। ग्रेनोला ने सबको घूरा, एक ऐसी घमंडी मुस्कान के साथ जैसे सबकी औकात नाप रहा हो। कहते हैं इंसान की औकात उसके दोस्तों से पता चलती है और तुझे देखकर समझ आता है ट्यूडर तेरा लेवल क्या है। ट्यूडर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने सीधे ग्रेनोला की आंखों में देखा। तू भूल गया क्या? मैंने ही तुझे सिखाया था। इस एकेडमी में नोबल्स और प्लीबियंस में कोई फर्क नहीं है। ग्रेनोला ने अपने हाथ को बगल में फैलाया, चेहरे पर तिरस्कार। तू वही है ना जो उस नाइट ब्लड हाउंड इवेंट में मौजूद था और कुछ भी नहीं कर पाया था। सांचो ने चौंक कर ट्यूडर की ओर देखा। ये जानता कैसे है ये सब? ट्यूडर का चेहरा गुस्से से हैरानी में बदल गया, लेकिन उसने शांत लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं सो रहा था। ग्रेनोला के दोस्तों की आंखों में क्रोध उभर आया। उन्होंने चुपचाप मास्क पहन ली। ग्रेनोला ने अपनी छाती पर हाथ रखा और उसका शरीर एक अजीब हरे रंग के जहरीले गैस छोड़ने लगा। उसकी आंखें ट्यूडर पर जमी थी। हारने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं। मैं वहां होता तो उस नाइट ब्लड हाउंड को चुटकी में पकड़ लेता। गैस पूरे हॉलवे में फैलने लगी। पिगी की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। ट्यूडर ने ग्रेनोला की ओर देखा और तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने अपनी बाह से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में डर था और सवाल भी। क्या तू एकेडमी के अंदर अपनी एबिलिटीज दिखाने की प्लानिंग कर रहा है? पीछे वाइकर चुपचाप गैस को ऑब्जर्व कर रहा था और फिर अचानक उसके चेहरे पर समझदारी की रेखा दौड़ गई। ये पैरालाइजिंग पॉइजन है। और तभी वाइकर की जैकेट के अंदर से निकली वो छोटी सी मकड़ी। उसकी नजरें पूरी तरह से उस जहरीली गैस पर टिक गई। वाइकर ने उसके स्पर्श को महसूस किया और कंफ्यूजन में पड़ गया। ये क्या करने वाली है? पल भर में पूरे हॉलवे में गैस भर चुकी थी। ग्रेनोला ने अपना मुंह ढका और आंखों में तेजी भरकर कहा, मैं तो बस खेल रहा था। तुम सबको बस लेवल का फर्क महसूस करवा रहा था। उसके पीछे खड़े मास्क्ड लड़के अब पूरी तरह रेडी थे। वो हमला करने ही वाले थे। पिगी दोनों हाथों से अपना मुंह ढक चुका था। सांचो अपनी नाक दबाए ग्रेनोला को घूर रहा था। ट्यूडर की आंखों में चिंता थी। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तभी छोटी मकड़ी ने अपना मुंह खोला। वो भूखी थी और उसका खाना था जहर। उसने पूरे हॉल में फैले हुए जहरीले धुएं को निगलना शुरू कर दिया। विकर की आंखें हैरानी से फैल गई। ये मैडम की ऑफस्प्रिंग है और ये इतनी तेजी से जहर खा रही है ताकि बाकी लोग उसे न देख लें। विकर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसी पल उसे एहसास हुआ ये मकड़ी का मेन फूड ही जहर है। ट्यूडर धीरे से आंखें खोली और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरी गैस गायब। कमरा फिर से वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सांचो, ट्यूडर, पिगी तीनों हैरान थे। ये अभी क्या हुआ? ग्रेनोला चाहे जितना भी घमंडी हो, उसमें थोड़ी सी अक्ल अभी भी बाकी थी। उसके साथ खड़े मास्क्ड लड़के गैस के गायब होते ही सन्न रह गए। ये कहाँ चला गया सारा जहर? ग्रेनोला की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसे खुद समझ नहीं आई ये हुआ क्या। तभी विकर ने वो छोटी सी मकड़ी फिर से अपनी जैकेट में छुपा दी और मकड़ी आराम से डकार लेने लगी। विकर ने तेजी से नजरें फेर ली ताकि कोई कुछ समझ न सके, लेकिन ग्रेनोला की नजरें उसी पर टिकी थी। उसे लगा जैसे पूरी गैस वाइकर के अंदर समा गई हो। क्या मैंने कुछ गलत देखा? ग्रेनोला ने अपनी बाहें क्रॉस की, आंखें बंद की और एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैंने अपनी ताकत बेकार में बर्बाद कर दी इन मसल वाले बेवकूफों पर। ट्यूडर आगे बढ़ा, चेहरे पर एक शांति थी लेकिन आंखों में आग। मुझे पता है तू हमें कब से नीचा समझ रहा है। वो उसके सामने रुका, मुट्ठी भींची और आंखों में आंखें डाल दी। क्यों डर गया? क्या तू नहीं चाहता एक फेयर फाइट? ग्रेनोला अब सीरियस हो चुका था। उसकी आंखों में क्रोध लेकिन शांत सोच। ट्यूडर ने उसे याद दिलाया, मिड टर्म टीम कंपटीशन पास आ रही है और हारने वाली टीम को पूरे एकेडमी के चारों ओर बिना कपड़ों के दौड़ना पड़ेगा। ग्रेनोला ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। डील एक्सेप्टेड। अब देखना मजा आएगा तुम्हारी हार कैसी दिखती है। और वो हाथ हिलाते हुए पीछे मुड़ गया एरोगेंट मुस्कान के साथ। ट्यूडर वहीं खड़ा रहा, आंखों में एक ही बात, अब ये पर्सनल है। पिगी जो अब तक खुद को गुनहगार समझ रहा था ट्यूडर के पास आया, सर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सॉरी। ट्यूडर ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, सब ठीक हो गया पिगी, अब मैं उसके घमंड को चूर चूर करूंगा। पिगी की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत कमजोर हूँ, पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ट्यूडर मुस्कुराया। उसने पिगी के कंधे पर हाथ रखा। तू समझदार है पिगी, तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं और वही असली ताकत होती है। अब सभी हॉलवे में साथ चलने लगे। ट्यूडर ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया। मिड टर्म में हम एक टीम बनाएंगे, सैंचो और मैं वैनगार्ड, पिगी मिडिल कमांडर और विकॉर रियर गार्ड। ये मैच तो हमारा होगा। पिगी की आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर पहली बार पूरी मुस्कान। सांचो ने पिगी को देखा और उसके मुस्कुराते चेहरे को देख खुद भी हल्के से मुस्कुराया। लेकिन दूसरी तरफ विकॉर अब तक चुप था। उसे हारना मंजूर नहीं था, लेकिन ग्रेनोला से जीतने के लिए वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। पिगी जोश में था, विकॉर लेट्स गो। लेकिन विकॉर ने हाथ उठाया, चेहरा ठंडा। मैं पहले से किसी और के साथ टीम बना चुका हूं। ट्यूडर का चेहरा फ्रीज हो गया। क्या? पिगी घबरा गया। तू उससे इनकार नहीं कर सकता क्या? विकॉर ने छत की तरफ इशारा किया। एक वादा किया है, वो निभाना जरूरी है। पिगी हक्का बक्का था। सांचो और बाकी सब गुस्से में। अब सिचुएशन देख, अगर हम हार गए तो पूरे एकेडमी में बिना कपड़ों के। विकॉर की आंखों में कोई भावना नहीं थी, चेहरा शांत और निगाहें कहीं और। कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ ना ना, बस खामोशी। और फिर एक हफ्ता बीत गया।
उस दिन मौसम लाजवाब था। नीला आसमान, तेज धूप और एकेडमी का हर कोना उत्साह से भरा हुआ। सभी स्टूडेंट्स स्टेडियम की तरफ भागते चले जा रहे थे, हर चेहरा उत्साहित, बेसब्र। आज शुरू हो रहा था कोलोसो एकेडमी का मिड टर्म एग्जाम। तभी स्टेडियम के उस भारी दरवाजे से कुछ फिगर्स बाहर निकली। ये थी डोलोरेस की टीम। एक लड़का हाथ में भारी शील्ड लिए हुए, एक लड़की जादुई स्टाफ लेकर खड़ी और तीसरा लड़का कमर से क्रॉसबो टांगे हुए। सभी स्टूडेंट्स चीखने लगे, डोलोरेस, कैपिटल की शान। डोलोरेस ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, उसके चारों तरफ एक नीला बैरियर एक्टिवेट हो गया। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस गंभीरता और फोकस। कोलोसो एकेडमी की पार्शियल एग्जाम्स पब्लिक के लिए ओपन थी। इस परीक्षा में 3 चरण थे। टीम डिफेंस टेस्ट ताकत और कोऑर्डिनेशन को परखता है। इंडिविजुअल ऑफेंस टेस्ट पर्सनल स्ट्रेंथ की असली परीक्षा। रिटन टेस्ट जिसमें हर साल स्टूडेंट्स बुरी तरह फेल होते हैं। आज का डिफेंस टेस्ट स्टेडियम के अंदर एक होलोग्राफिक डंजन में होने वाला था, जहां होलोग्राफिक मैजिक से तैयार क्ले गोलेम मॉन्स्टर्स से लड़ना था। जैसे ही मैजिक एक्टिवेट हुआ, जमीन फट गई और उसमें से निकली क्ले से बनी हुई भयानक जायंट एंड्स। शील्ड वाला लड़का सबसे आगे खड़ा हुआ, वो था टीम का टैंक। डोलोरेस ने अपनी आंखें बंद की, हाथ फैलाए और जादू बुनने लगी। क्रॉसबो वाला लड़का नीचे बैठकर निशाना साध रहा था और मैजिक स्टाफ वाली लड़की हवा में एक भयानक फायरबॉल समन कर चुकी थी। हर स्टूडेंट को एक मैजिक शील्ड दिया गया था। अगर मॉन्स्टर के अटैक उन्हें हिट करते तो डैमेज की गिनती दूर एक पैनल पर दिखती। हर टीम को मॉन्स्टर्स की लहरों से बचना था और उनकी परफॉर्मेंस जज्ड होती थी कंट्रीब्यूशन बस टाइम से। टेस्ट शुरू हुआ और डोलोरेस ने अपने पीछे एक विशाल मैजिक सर्कल समन किया। हर बार जब कोई हिट होता, उसके एचपी कम होते जाते। 3 राउंड थे, हर एक 20 मिनट का। अगर कोई टीम 60 मिनट टिक गई तो उसे मिलती थी परफेक्ट स्कोर। पूरी ऑडियंस चीखने लगी, डोलोरेस जैसे हर बार इस बार भी टॉप करेगी। और वही हुआ। 3 साल के स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट स्कोर हासिल किया था प्रेसिडेंट डोलोरेस की टीम ने। वो 58 मिनट तक टिके रहे, बस 2 मिनट दूर थे परफेक्शन से। सभी टीम मेंबर जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। बस डोलोरेस अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था और सांसें तेज चल रही थी। दूसरी तरफ पिगी एक कॉर्नर में बैठा नोटबुक में कुछ लिख रहा था, चेहरे पर एक ही भाव, हैरानी। 4th ईयर स्टूडेंट्स तो टेस्ट दे ही नहीं रहे। पिगी के लिए तो डोलोरेस की टीम मिड टर्म की सबसे बेस्ट टीम थी। उसी के पीछे खड़े थे सांचो, जिसका कुल्हाड़ी पीठ पर टंगी थी, और ट्यूडर, जिसके हाथ में थी भयंकर सी स्पीयर। पिगी ने नोटबुक में लिखा, तीसरे राउंड तक टिकते हैं, दूसरे राउंड तक हम पहले ईयर्स अगर 20 मिनट भी टिक गए तो टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। ट्यूडर मुस्कुराया, 20 मिनट काफी नहीं है पिगी। अगर हमें ग्रेनोला का घमंड तोड़ना है तो हमें कम से कम सेकंड राउंड के आधे तक जाना होगा। सांचो ने भी मजा लेना शुरू कर दिया, चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। लेकिन तभी एक कॉन्फिडेंट आवाज गूंजी, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सभी ने मुड़कर देखा, वो थी बियांका। हाथ कमर पर, बो कंधे से लटक रहा था और चाल में था अजीब सा ऐंठन वाला कॉन्फिडेंस। वो आगे बढ़ी, बालों को हाथ से पीछे किया और बोली, ट्यूडर देख लेना, अपना काम ठीक से करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मॉन्स्टर मेरी तरफ ध्यान ही ना दे। चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान, मैं सारे मॉन्स्टर्स को खुद हंट करने वाली हूँ। ट्यूडर की आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। बियांका पर भरोसा करे या नहीं वो समझ नहीं पा रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोला, टीम वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम कोई प्रिंसेस हो और हम 3 तुम्हारे नौकर। एक पल ठहर कर, अगर हार गए तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो जरा सीरियस हो जाओ। बियांका हंस पड़ी, तुम्हें नंगा देखने का तो मेरा भी कोई इरादा नहीं, मेरी आंखें ही सड़ जाएंगी। लेकिन फिर चेहरा गंभीर हुआ और बोली, बस तुम अपना काम ठीक से करना। सांचो अब भी शांत था, चेहरे पर सीरियसनेस, लेकिन एक टुकड़ा भी घबराहट नहीं। धीरे से बोला, मैदान पर लड़ाई होने वाली है, दुश्मन के सामने कोई नखरे काम नहीं आते। ट्यूडर और बियांका अब एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। पिगी ने सब कुछ नोटिस किया, उसकी आंखों में कंफ्यूजन भरने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों आपस में ठीक नहीं है। लेकिन फिर उसकी नजर ऊपर उठी, आसमान की तरफ। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, वैकोर कहाँ है? स्टेडियम के एक और हिस्से में खड़ा था वो लड़का जिसे अब तक सबने इग्नोर किया था। विकॉर, चेहरा सीरियस, बिल्कुल इमोशनलेस। धीरे से बोला, मुझे भीड़ की नजर में आना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि लोग नोटिस करने लगे हैं। अब इससे ज्यादा अटेंशन मिली तो दिक्कत हो जाएगी। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने टीममेट से कहा, अब तुम लोग पागलपन दिखाओ ताकि मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके सामने खड़े थे 3 ब्लॉन्ड लड़के, ट्रिपलेट्स, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो और लो ब्रो। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट था। मास्टर ने हमें पहला मिशन दिया है, हमें उन्हें किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। तीनों ब्लश कर रहे थे, जैसे किसी भगवान के दर्शन हो गए हों। उनके लिए विकोर सिर्फ एक टीममेट नहीं था, वो उनके लिए एक मास्टर था। दूसरी ओर ट्यूडर, सांचो और पिगी अब तक बोर्ड हो चुके थे। तभी एक शख्स सफेद बूट्स पहनकर मैदान में उतरा। हर किसी की नजर उसकी ओर गई। ट्यूडर ने अपने पुराने दोस्त को छोड़ दिया और बियांका को टीम में ले आया। अशर फैमिली से अलायंस जीतने के लिए सही चाल। लेकिन वो लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा घमंड भरी मुस्कान रहती थी, ग्रेनोला डेलेविएथन, 2nd ईयर स्टूडेंट, फुल कॉन्फिडेंस में और थोड़े अनॉयड भी। उसकी तरफ एक लड़की मुड़ी, सफेद बाल और संजीदा आंखें। धीरे से बोली, क्या तुम अपनी ये क्रीपी मुस्कान बंद कर सकते हो? ग्रेनोला का चेहरा तमतमा उठा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं जैसे लड़के
लड़के की टीम में ली गई हो, कॉमनर हो तुम। वो लड़की थोड़ा चौंकी, फिर गुस्से में बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी टीम के लोग ठीक हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के ग्रेड्स इंप्रूव करेंगे। ग्रेनोला हक्का पक्का रह गया। वो उसका नाम भी ठीक से नहीं ले पाई। ग्रॉन, ग्रानू, कुछ भी। ये था सबसे बड़ा इंसल्ट। उसका गुस्सा चरम पर था, लेकिन सिंक्लेयर ने बस एक हल्की मुस्कान दी। मैं यहाँ लड़ने आई हूँ, ड्रामा के लिए नहीं। लेकिन उसकी निगाहें बार बार एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। विकॉर कहाँ है? ग्रेनोला के टीममेट्स ने सिंक्लेयर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये लड़की थोड़ी अजीब है, लेकिन शायद डेंजरस भी। ग्रेनोला की आंखों में एक ही भाव था, फर्स्ट ईयर का पहला नंबर सिर्फ मेरी टीम का होगा। टीम 69 ग्रानू की टीम 108 विकर की टीम 109 ट्यूडर की टीम। विकोर बो अपने कंधे पर टांगे खड़ा था। हाई बरो, मिडिल बरो और लो बरो, तीनों के पास चमचमाती तलवारें थी। ट्यूडर की टीम अब तैयार थी। बियांका हाथ हिला रही थी ऑडियंस को। ट्यूडर ने अपनी उंगलियां चटकाई और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बोला, चलो अब खेल शुरू करते हैं।